हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस सेशन में वो है इंडेस 23 बोरोइंग कॉस्ट। इंडेस 23 के बारे में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और बहुत ही समराइज्ड वे में एक आउटलाइन इस इंडेस की आज हम पढ़ने वाले हैं। और फिर अंत में मैं आपको इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल अप्रोच के हिसाब से प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। बोरोइंग कॉस्ट। लेकिन इस बात को आप बिल्कुल क्लियर रखें कि ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम समरी फॉर्म में एक आउटलाइन पढ़ने वाले हैं। डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट और डिटेल्ड क्वेश्चंस हम लोग अपनी रेगुलर क्लास में करेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। इंडेस 23 बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट इंडेस 23। तो दो शब्दों का मतलब पहले क्लियर करना जरूरी कि आखिर ये बोरोइंग्स क्या होती हैं और ये कॉस्ट का मतलब क्या है। बड़ी सिंपल सी बात है। तो मेरा एक बिजनेस है, एक कंपनी है। मान लीजिए उस कंपनी का नाम है नैन्सी लिमिटेड। नैन्सी लिमिटेड, नैन्सी मेरा फेवरेट नाम है। तो नैन्सी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है और वो कंपनी ने एक लोन लिया बैंक से। बैंक लोन, पैसे की जरूरत थी, कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू पैसा रेस करती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के थ्रू पैसा रेस करती है, डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं, बैंक लोन लिया जाता है। तो नैन्सी लिमिटेड को पैसे की जरूरत थी। उसने सभी चारों जगह से, मान लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल से भी 1 लाख रुपए लिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करके 1 लाख रुपए लिए, डिबेंचर इशू करके 1 लाख रुपए लिए, बैंक से लोन लेकर 1 लाख रुपए लिए। तो इसमें जो बैंक लोन और डिबेंचर है बेटा वो बोरोइंग है, और इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से जो पैसा लिया वो बोरोइंग नहीं है। तो पहली बात तो ये क्लियर होती है कि इंडेस 23 में बोरोइंग्स वर्ड में ओनर्स कैपिटल इंक्लूड नहीं है, क्योंकि वो बोरोइंग है भी नहीं। अगर आपने किसी से पैसा लिया है, ठीक है, पैसा लिया है और वो आउटसाइडर है तो वो बोरोइंग होती है। शेयर होल्डर्स तो कंपनी के लिए आउटसाइडर ट्रीट नहीं किए जाते यहां पर। वो तो पैसा लगाते हैं, वो कैपिटल कहलाती है, वो मालिक होते हैं कंपनी के, तो वो ओनर्स कैपिटल है। तो बोरोइंग का मतलब क्या है, सबसे पहले ये क्लियर कर लिया कि किसी भी बिजनेस ने लोन लिया, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन लोन हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन हो, चाहे वो ये लोन हो, चाहे वो लोन हो, चाहे उसका कुछ और नाम हो। नाम पे नहीं जाना फिलहाल, लोन मतलब बोरोइंग। और एक बात क्लियर रख लें कि ओनर्स कैपिटल प्रेफरेंस कैपिटल के थ्रू पैसा है, इक्विटी कैपिटल के थ्रू पैसा है, वो बोरोइंग नहीं है। पहली बात। दूसरी बात आपको ये क्लियर करनी है, कॉस्ट का मतलब क्या होता है। बड़ी सिंपल सी बात। तो किसी भी चीज को पाने के लिए आपने जो भी दिया या आप जो भी देंगे वो कॉस्ट है। ये पेन है, ये पेन मुझे खरीदना है, ये पेन मैं खरीदता हूं, इसके बदले में मुझे 50 रुपए 50 रुपीज देने हैं, मैंने दे दिए, ये टोटल 50 देने हैं, देना बाकी। तो मेरे लिए इस पेन की कॉस्ट क्या है? 50 रुपीज। किसी भी चीज को पाने के लिए हम जो भी देते हैं वो कॉस्ट है। एक जनरल शब्द, जनरल बात, बहुत जनरल बात कर रहे हैं। तो बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग की कॉस्ट क्या है? तो हमने अगर लोन लिया तो हमें क्या देना पड़ेगा? तो जनरल बात है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट इज अ बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट की एग्जैक्ट डेफिनेशन इंडेस 23 में क्या है उस पर अभी नहीं जाना बेटा। अभी हमको केवल जनरल मीनिंग समझना है। तो हमने सीखा कि इंटरेस्ट इज अ बोरोइंग कॉस्ट। इंटरेस्ट इज अ बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट को हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ लोन, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, क्योंकि कंपनी डिवेंचर के थ्रू पैसा इशू करेगी या लोन के थ्रू पैसा इशू करे, डिवेंचर इशू करके पैसा लेगी या लोन लेकर पैसा आएगा। तो अल्टीमेटली कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जो देना पड़ेगा वो कॉस्ट है। इंटरेस्ट इज अ बोरोइंग कॉस्ट। और इसीलिए बेटा आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते थे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर केडी, कॉस्ट ऑफ लोन केएल। वो फाइनेंसिंग की कॉस्ट थी, यहां मैं बोल रहा हूं बोरोइंग कॉस्ट, नाम ही तो बदला है। लेकिन बेटा ध्यान रखो, इक्विटी कैपिटल इशू की तो भी डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड दिया जाता है, कंपलसरी नहीं होता पर दिया जाता है।
और प्रेफरेंस कैपिटल इशू की तो प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है। तो इक्विटी कैपिटल से पैसा रेस करने की कॉस्ट है इक्विटी डिविडेंड, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पैसा रेस करने की कॉस्ट है प्रेफरेंस डिविडेंड, जिसको आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में केई और केपी से डिनोट करते थे। केई इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, केपी इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो वो भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है, वो भी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल है, लेकिन वो बोरोइंग कॉस्ट नहीं है, क्योंकि वो बोरोइंग ही नहीं है। तो इंड एस 23 के हिसाब से फाइनेंस करवाया किसी कंपनी ने, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई, उसमें इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल बोरोइंग में नहीं आएंगे, तो उनको दिया जाने वाला डिविडेंड भी बोरोइंग कॉस्ट में नहीं आएगा। मतलब ये इंड एस इक्विटी डिविडेंड और प्रेफरेंस डिविडेंड की अकाउंटिंग पर एप्लीकेबल नहीं है। ये इंड एस एप्लीकेबल होने के लिए पहली बात है बोरोइंग होना चाहिए, और दूसरी बात है बोरोइंग कॉस्ट होनी चाहिए। और बोरोइंग कॉस्ट का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट है केडी, कॉस्ट ऑफ लोन इंटरेस्ट है केएल, जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते थे। इंटरेस्ट इज अ बोरोइंग कॉस्ट। ये तो इंड एस 16 जो एप्लीकेबल है, इंड एस 16 जो एप्लीकेबल है, वो एप्लीकेबल है बोरोइंग कॉस्ट की अकाउंटिंग पर। इंड एस 23 एस 16 हुआ करता था, वो पुरानी बातें दिमाग में रहती हैं। एस 16 बोरोइंग कॉस्ट पर था, इंड एस 23 बोरोइंग कॉस्ट पर है। तो इंड एस 23 बोरोइंग कॉस्ट पर है, और इंड एस 23 के हिसाब से अकाउंटिंग फॉर बोरोइंग कॉस्ट हमको सीखना है। तो बच्चों आपके दिमाग में सबसे पहले यह आना चाहिए कि सर अगर बोरोइंग कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट की अकाउंटिंग तो सर हमको आती है, इसमें हमें इंड एस पढ़ने की आवश्यकता क्या है? और मैं भी यही कहता हूं बच्चों से कि यस, इंड एस पढ़ने की आवश्यकता क्या है वो बात की बात है, पर इंटरेस्ट की कॉस्ट, इंटरेस्ट की अकाउंटिंग आपको आती है। इंटरेस्ट बोरोइंग कॉस्ट है, उसकी अकाउंटिंग आपको आती है, आपको आती है, आपको आती है। सर इंटरेस्ट एक्सपेंस है, लोन लिया तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो सर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, और देना बाकी है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट सर एक्सपेंस है तो पीएनएल में चला जाएगा। सर हमें तो आता है ये, इंटरेस्ट टू कैश, पीएनएल टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट बोरोइंग कॉस्ट इज चार्ज टू पीएनएल फॉर द पीरियड इन विच इट इज इनकर्ड। आती है सर। और सर एक और बात हमको याद आती है, ऐसा आप उससे कह सकते हैं, और मैं भी आपको बताना चाहूंगा कि आप ये भी जानते हैं कि किसी भी एसेट को रेडी टू यूज में लाने तक के लिए अगर कोई खर्चा होता है तो उसकी कॉस्ट में जुड़ता है। अगर आपने मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपए की, मशीनरी का इंस्टॉलेशन तक का खर्चा हुआ 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए पीएनएल में नहीं जाएंगे, वो मशीनरी कॉस्ट में जुड़ जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटलाइज होंगे 10,000 रुपए, मशीनरी कॉस्ट 1,10,000 हो जाएगी। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो ठीक इसी तरह मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर आपने मशीनरी खरीदने की बजाय आपने मान लीजिए मशीनरी को आप बनवा रहे हैं, आप बिल्डिंग को बनवा रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, जनवरी में बिल्डिंग बनना शुरू हुई, अक्टूबर तक उसका कंस्ट्रक्शन चला, तो अक्टूबर तक बिल्डिंग रेडी टू यूज हुई, तो वहां तक का सारा खर्चा उसकी कॉस्ट में जुड़ेगा, ये आपको पता है। और इसीलिए अगर मान लीजिए मैंने बिल्डिंग बनवाई जनवरी से अक्टूबर में, और मैंने बिल्डिंग बनवाने के लिए जनवरी में लोन ले लिया, पैसे चाहिए थे, दुनिया में पैसे का काम तो पैसे ही करता है, तो मुझे पैसे चाहिए थे, तो मैंने लोन लिया, तो इंटरेस्ट लगा, इंटरेस्ट लोन बोरोइंग है, लो इंटरेस्ट बोरोइंग कॉस्ट है। तो आप खुद ही मुझसे बोलेंगे कि सर 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 बिल्कुल ठीक है, जनवरी से अक्टूबर तक का जो ब्याज है इंटरेस्ट, वो असेट की कॉस्ट में जुड़ेगा, वो कैपिटलाइज होगा, और उसके बाद अगर आपने लोन रिपे कर दिया तो ठीक, और लोन रिपे नहीं किया तो नवंबर दिसंबर और आगे का जो इंटरेस्ट है वो पीएनएल में जाएगा। तो बेटा बोरोइंग मतलब लोन लेना, बोरोइंग कॉस्ट मतलब जनरल मीनिंग इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको आता है। दो ही ट्रीटमेंट हो सकते हैं, इंटरेस्ट या तो पीएनएल में जाएगा एज ए एक्सपेंस, या अगर वो असेट को बनवाने में लगा है लोन, वो पैसा यूज हुआ है, तो असेट के रेडी टू यूज होने तक का सारा खर्चा, उस इंटरेस्ट का कॉस्ट भी असेट की कॉस्ट में जुड़ जाएगी। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं बेटा कि जो आपको आता है वही इंडेक्स 23 में भी लिखा है कि बोरोइंग कॉस्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, बोरोइंग कॉस्ट treated as an expense and charged to P&L, और इन एनी अदर केस, जो कि केस मैं आपके सामने ले रहा हूं जिसमें असेट के कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, इन दैट केस उसको कैपिटलाइज करना है। कहां तक का कैपिटलाइज करना है? जनवरी से अक्टूबर तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है, तो ये आपको आता है। तो यही बात इंडेस में कही गई, लेकिन बेटा फिर भी कुछ डिस्प्यूट आते हैं, कुछ एडवांस कैलकुलेशंस होती हैं, वो इंडेस में और बताई जाएंगी। तो सर हम इंडेस 23 पढ़ने के लिए तैयार हैं, आप हमको पढ़ाइए। मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं। इंडेस 23 इसमें बोरोइंग में इक्विटी कैपिटल प्रेफरेंस कैपिटल नहीं आएंगे, लोन लिया है तो आएगा, इंटरेस्ट दिया तो बोरोइंग कॉस्ट है। बोरोइंग कॉस्ट के दो ट्रीटमेंट हैं, या तो पीएनएल में जाएगी एज एन एक्सपेंस, या कैपिटलाइज होगी। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब ये इंडेस दुनिया में आया
तो इस इंडेस ने दुनिया को एक नई असेट दी, एक नया शब्द दिया जो शब्द पहले नहीं था। और वो क्या था? हमने सुना था फिक्स्ड असेट, करेंट असेट, टेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट, सुना था। कई तरह के असेट सुनते थे हम, फिक्टिशियस असेट्स। इस इंडेस ने एक नया शब्द इस दुनिया को दिया और उस शब्द का नाम है बेटा क्वालिफाइंग असेट। सर ये क्वालिफाइंग असेट क्या होती है? बेटा क्वालिफाइंग असेट वो असेट है जिसको रेडी टू यूज होने में एक समय लगता है। मतलब सर मैंने मशीनरी खरीदी, रेडी टू यूज है, आज खरीदी आज रेडी टू यूज। मैंने बिल्डिंग खरीदी, खरीद ली, रेडी टू यूज, इमीडिएट, समय कहां लगा। लेकिन एक सब्सटेंशियल टाइम लगता है। अभी आप मुझसे ये भी प्रश्न पूछेंगे सर कितना समय लगता है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन एक सब्सटेंशियल टाइम लगता है जिसको बनने में, कि आज मैंने बिल्डिंग खरीदने की बजाय, मशीनरी खरीदने की बजाय मैंने बिल्डिंग बनवाना शुरू की, मशीनरी बनवाना शुरू करी 1 जनवरी से, और बनते 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 अक्टूबर आ गया साहब, और 31 अक्टूबर को वो कंप्लीट हुई, अब रेडी टू यूज है। तो मैं कहूंगा कि ये मशीनरी, ये बिल्डिंग, इनको बनने में, रेडी टू यूज होने में एक समय लगा है, और इसलिए ये क्वालिफाइंग एसेट कहलाएंगी। इनका नाम क्वालिफाइंग एसेट है। ये फिक्स्ड एसेट तो है ही, ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट तो है ही, ये पीपीई तो है ही, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो है ही, लेकिन उसके अलावा इंडेस 16 इनको बोलेगा क्वालिफाइंग एसेट। तो ऐसी एसेट जिसको इंटेंडेड यूज के लिए समय लगता है वो क्वालिफाइंग एसेट है। और बेटा टेंजिबल ही नहीं, इंटेंजिबल एसेट, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। तो कई बार पेटेंट है, कॉपीराइट है, कोई अधिकार है, उसको भी हम, आज हमको अधिकार मिला लेकिन उसको भी रिन्यू करवाया जा सकता है। कोई नो हाउ है, नॉलेज, फॉर्मूला, इंटेंजिबल एसेट, उसको भी डेवलप किया जा सकता है, आज बेसिक फॉर्म में है, उसको भी रेडी टू यूज होने में हमारे बिजनेस को बेनिफिट देगा, वहां तक पहुंचने में कुछ समय लग सकता है। आज हमने कोई पेटेंट लिया लेकिन उसको हमारे लिए बिजनेस में बेनिफिट देने के लिए आने में 5 महीने का समय लग गया। लीगल प्रक्रिया कुछ ऐसी थी जिसे 5 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का समय लग गया। तो ये इंटेंजिबल एसेट भी क्वालिफाइंग एसेट, और इवन मैं तो कहता हूं इन्वेंट्री स्टॉक, ये भी क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है। मैंने ट्रेडिंग का बिजनेस है, पेन खरीदा, पेन बेचा, शर्ट खरीदा, शर्ट बेचा, लेकिन नहीं साहब मैं तो शर्ट बना रहा हूं। मैंने तो 1 जनवरी से शर्ट का प्रोडक्शन शुरू किया, मैं तो धागा लाया, बटन लाया, कपड़ा लाया, मैं तो जूते बना रहा हूं, मैं लेदर लेकर आया हूं, ब्लैक कलर का लेदर लाया हूं, धागा लेकर आया हूं और उसको जूते बना रहा हूं। हमारी शराब बनाने की फैक्ट्री है, हमने 1 जनवरी से शराब का प्रोडक्शन शुरू किया, 11 महीने लग गए शराब बनने में। तो इन्वेंट्री रेडी फॉर सेल, इन्वेंट्री के लिए रेडी फॉर यूज नहीं बोलेंगे, इन्वेंट्री के लिए बोलेंगे रेडी फॉर सेल होने में उसको एक टाइम लगा। तो बिजनेस की चाहे टेंजिबल एसेट्स हो, चाहे इंटेंजिबल एसेट्स हो, चाहे इन्वेंट्री हो, करंट एसेट हो, ऐसी सारी एसेट्स जिसको रेडी टू यूज या रेडी फॉर सेल आने में एक समय लगता है, वो क्वालिफाइंग एसेट है। और इंडेस 23 भी यही कहता है कि क्वालिफाइंग एसेट के लिए अगर आपने लोन लिया, बोरोइंग ली, जो मैंने कैपिटलाइज करने की बात की थी, क्वालिफाइंग एसेट के लिए अगर आपने लोन लिया है तो फिर वो एसेट को बनने में चूंकि टाइम लगेगा, तो वहां तक का रेडी टू यूज या रेडी फॉर सेल तक का, एसेट रेडी टू यूज हुई, वहां तक का सारा खर्चा एसेट की कॉस्ट में जुड़ता है। ऐसा इंडेस 16 कहता है पीपीई। स्टॉक इन्वेंट्री का प्रोडक्शन कर रहे हो तो वो जब तक बन रहा है, रेडी फॉर सेल हो रहा है, वहां तक का सारा खर्चा उसकी कॉस्ट में जुड़ता है, इन्वेंट्री की कॉस्ट में। इंडेस 2, इंडेस 2 और इंडेस 16, इन्वेंट्री और पीपीई भी ये कहते हैं कि कोई भी फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, इंडेस 2, कोई भी अगर इन्वेंट्री को बनाने में कोई भी कॉस्ट लगी है जो उसकी प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने तक के लिए थी, तो वो उसकी कॉस्ट में जुड़ेगी। तो जनवरी से अक्टूबर में बिल्डिंग कंप्लीट हुई, जनवरी से अक्टूबर में मशीनरी कंप्लीट हुई, जनवरी से अक्टूबर में मान लीजिए स्टॉक का प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, तो जनवरी, और उनके लिए लोन लिया था हमने, लोन लेना इंपॉर्टेंट, बोरोइंग जरूरी इस इंडेस में, लोन लिया था और लोन पे ब्याज लगा, तो जनवरी से अक्टूबर तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, या आप भी जानते हैं वो एसेट की कॉस्ट में जुड़ेगा, वो इंटरेस्ट पीएनएल में नहीं जाएगा। तो क्वालिफाइंग एसेट वो एसेट होती है जिसको बनने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। अब आपके मन में आएगा सर सब्सटेंशियल पीरियड कितना माने, 1 दिन लगता है तो क्या 1 दिन का इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर देंगे? तो अभी मैं आपसे ये कहूंगा कि 3 मंथ्स का पीरियड सब्सटेंशियल पीरियड माना गया है।
3 महीने से कम वाले पीरियड के लिए ज्यादा दिल पे नहीं लेना, उसमें कैपिटलाइज कर भी दो या इंटरेस्ट को पीएनएल में भेज दो, नॉमिनल है। लेकिन फिर भी अभी आप इस बात पे न जाए 3 महीने 2 महीने। मैं तो ये कहता हूं, मेरा तो तरीका ये कि भैया भले भले ही एसेट को रेडी टू यूज होने में 2 महीने ही लगे, तो मैं तो 2 महीने का इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज कर देता हूं। पर इंस्टीट्यूट ने एक जनरल गाइडलाइन दे रखी है कि 3 मंथ तक का पीरियड टेंशन मत लो, 3 मंथ के ऊपर लगता है तो वो सब्सटेंशियल पीरियड है। पर उस पर चर्चा, इन सब बातों पर डिटेल चर्चा रेगुलर क्लासेस में होंगी। ये तो आज का बस जनरल लेक्चर है, मैं आपको आउटलाइन दे रहा हूं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडेस जो है, इंडेस 23 जो है बोरोइंग कॉस्ट है, वो बोरोइंग कॉस्ट की अकाउंटिंग बताएगा। बोरोइंग का मतलब लोन लेना, और कॉस्ट का मतलब है, बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, पर बोरोइंग कॉस्ट का मतलब है लोन पर इंटरेस्ट, एक जनरल मीनिंग। और इंटरेस्ट के दो ही ट्रीटमेंट हो सकते हैं, या तो वो पीएनएल में जाएगा, ठीक है, और अगर आपने क्वालिफाइंग एसेट के लिए लोन लिया है, क्वालिफाइंग एसेट के लिए लोन लिया है, तो असेट जब तक रेडी टू यूज हुई, रेडी फॉर सेल हुई, वहां तक का इंटरेस्ट तो असेट की कॉस्ट में जुड़ेगा। और उसके बाद अगर लोन वापस कर दिया तो ब्याज लगेगा ही नहीं, और उसके बाद भी लोन वापस नहीं किया तो फिर उसके बाद का जो ब्याज है वो पीएनएल में जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात करता है इंडेस 23 आपके साथ, ठीक है। अब इस बात को बेटा समझो, अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि ये जो है हमारी एक जनरल गाइडेंस क्लास है इंडेस 23। अब बड़ी सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात मैं आपके सामने करता हूं बेटा। अभी वाले एग्जांपल में हमने क्या करा, 1 जनवरी को लोन लिया था, 31 अक्टूबर को बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई थी। तो आपके दिल और दिमाग क्या आपके आत्मा से आवाज निकली थी कि सर अक्टूबर तक का इंटरेस्ट असेट की कॉस्ट में जुड़ेगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपने कहा था। तो जनवरी से तुमने जो इंटरेस्ट लगा उसमें, उसको जनवरी से इंटरेस्ट का असेट की कॉस्ट में जोड़ना शुरू किया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो आपने अक्टूबर तक का इंटरेस्ट उसमें जोड़ा। तो जनवरी में जब तुमने इंटरेस्ट को असेट की कॉस्ट में जोड़ना शुरू किया, जोड़ने को कहते हैं कैपिटलाइज करना, तो 1 जनवरी को मैं कहूंगा, जनवरी से अक्टूबर को मैं कहूंगा कैपिटलाइजेशन पीरियड। देखिए ये इंडेस का बेसिक गाइडलाइन है, तो पिक्चर में कौन कौन है स्टार कास्ट पता होनी चाहिए। आज मैं केवल स्टार कास्ट बता रहा हूं और छोटे मोटी स्टोरी ट्रेलर दिखा रहा हूं आपको, पिक्चर में बहुत सारी चीजें आएंगी। तो इंडेस 16, इंडेस 23 में, बार बार इंडेस 16 बोलता हूं, इंडेस 16 पीपीई पर है, इंडेस 2 इन्वेंट्री पर है, एस 16 बोरोइंग कॉस्ट पे था। पर हमें तो इंडेस पढ़ना है, नंबर बदल गए हैं एक्चुअली। तो इंडेस 23 जो है बोरोइंग कॉस्ट, वो ये कहता है कि जो जनवरी से अक्टूबर तक का, एग्जांपल पे जाना, जनवरी से अक्टूबर तक का पीरियड है बेटा, वो कहलाता है कैपिटलाइजेशन पीरियड। अब नाम याद करो, कैपिटलाइजेशन पीरियड। और जो 1 जनवरी डेट है, जिस दिन से तुमने कैपिटलाइजेशन शुरू किया था, उसको कहते हैं बेटा कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। और 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर को जिस दिन तुमने कैपिटलाइजेशन बंद किया था, रोक दिया, क्योंकि एसेट रेडी टू यूज हो गई थी, रेडी फॉर सेल थी अगर इन्वेंट्री है तो वो असेट जो है 31 अक्टूबर वाली जो डेट है उसको कहेंगे सेजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, CESSATION, सेजेशन। खतरनाक शब्द है, भयानक शब्द है, लेकिन मतलब आसान है। जनवरी से अक्टूबर तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, जनरल देशी भाषा ये है। और जनवरी से अक्टूबर का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा तो उस अवधि को बोलेंगे कैपिटलाइजेशन पीरियड, और शुरुआत को बोलेंगे, स्टार्टिंग डेट को बोलेंगे कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मतलब इंटरेस्ट को असेट की कॉस्ट में जोड़ना। तो 1 जनवरी से कमेंस हुआ था, स्टार्ट हुआ था, और एंडिंग को बोलते हैं सेजेशन। और क्या एंड हुआ? इंटरेस्ट को जोड़ना बंद कर दोगे आप। 31 अक्टूबर को बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई तो उसके बाद इंटरेस्ट जुड़ना बंद, वहां तक का खर्चा एसेट की कॉस्ट में जुड़ेगा। उसके बाद जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंस होते हैं वो तो पीएनएल में जाएगा। तो यहां पर आपने इतनी सी बात सीख ली। क्या सर ये बात तो आ गई सर समझ में? बिल्कुल आ गई। तो कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन हो गया और सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन हो गया। ये बात समझ में आती? अब इंडेस 23 ये के लिए क्या क्या जरूरी है? इंडेस 23 का सवाल जब आपके सामने आएगा बेटा, तो क्या क्या जरूरी है? बोरोइंग होनी चाहिए, बोरोइंग होनी चाहिए, बोरोइंग कॉस्ट होनी चाहिए, जिसका बहुत सारे एग्जांपल है। एक एग्जांपल इंटरेस्ट, बोरोइंग कॉस्ट होनी चाहिए, और क्वालिफाइंग एसेट होनी चाहिए। अगर आपने यूं ही लोन ले लिया, यूं ही लोन ले लिया, कोई एसेट ही नहीं है, तो फिर तो इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा, मतलब ही नहीं है। आपने किसी एसेट के लिए लोन लिया और उस एसेट को बनने में टाइम लगा, आपने 10 लाख का लोन लिया और एसेट खरीद ली, मशीनरी, और आ गई, तो उसी दिन लोन लिया, उसी दिन मशीन आ गई, उसी दिन रेडी टू यूज है, तो कैपिटलाइज क्या करोगे? कुछ नहीं।
आपने कोई असेट की बात की, चाहे कोई टेंजिबल असेट की, कोई इंटेंजिबल असेट की, कोई इन्वेंट्री की, जिसको बनने में, रेडी टू यूज या रेडी फॉर सेल होने में एक समय लगा, तो इसमें क्वालिफाइंग एसेट आई। क्वालिफाइंग एसेट मतलब बोरोइंग होनी चाहिए, बोरोइंग कॉस्ट होनी चाहिए, और बोरोइंग जो इनकर्ड होगी वो क्वालिफाइंग एसेट पर होनी चाहिए, और क्वालिफाइंग एसेट वो होती है जिसको बनने में एक रीजनेबल टाइम लगा होगा, तो फिर उसमें रेडी टू यूज या रेडी फॉर सेल तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा और उसके बाद वाला पीएनएल में जाएगा। बात वही थी जो आपको आती थी, लेकिन इंडेस ने इस तरीके से कहा। ये बात होगी। अब बेटा एक बात और समझो, बोरोइंग्स दो तरह की बताई गई इस इंडेस में, एक जनरल बोरोइंग्स, एक स्पेसिफिक बोरोइंग्स। एक स्पेसिफिक बोरोइंग, एक जनरल बोरोइंग। सर ये क्या होता है? बेटा मैंने ये मशीन बनाई, मुझे ये मशीन मुझे बनवानी है 10 लाख, ठीक है, मुझे मशीन बनवानी है 10 लाख रुपए की। बेटा एक बात हमेशा आज ध्यान रखना कि हमारा ये जो आज का लेक्चर है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट और जनरल लेक्चर है। हम इसमें लिमिटेड बातें आपके साथ करने वाले हैं जिससे आपको बेसिक आउटलाइन क्लियर हो जाए, वरना तहखाने में, तह में जाने के बहुत रास्ते हैं, बहुत डेप्थ में जाया जाएगा रेगुलर क्लास में, और कई क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अब यहां पर आप बात समझिए कि ये मशीनरी है, ये मुझे बनवाना है, ये मुझे बनवाना है, इसकी कॉस्ट मान लीजिए 10 लाख रुपए आने वाली, बनवा के मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब लगेगा ना, इसमें 10 लाख लगेंगे, इसमें ऐसा लगता है मुझे। अब मैंने 2 लाख रुपए तो यूज किए इस 10 लाख में इक्विटी कैपिटल के, और 1 लाख यूज किए प्रेफरेंस कैपिटल से मंगा के, तो इसका इस एज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है साहब। वो पैसा यूज हो गया असेट में, बिजनेस में पैसा मंगाते तो असेट्स खरीदने में यूज किया जा सकता है, और उन इक्विटी शेयरहोल्डर को, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को डिविडेंड देंगे, तो वो इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट है, प्रेफरेंस कैपिटल की कॉस्ट है, उसकी अकाउंटिंग नॉर्मल होगी, इंड एज 23 उसमें कुछ भी नहीं बोलेगा। अब बचे 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए बचे, वो 7 लाख रुपए जो है, मैंने बिल्कुल इसी एसेट को बनवाने के लिए आईसीआईसीआई बैंक से एक 12% का लोन लिया, 7 लाख में से 5 लाख का, तो 5 लाख रुपए तो इसी एसेट में लगे हैं, और मुझे मालूम है वो 12% आईसीआईसी वाला लगा है, आईसीआईसीआई का 12% वाला पैसा इसी एसेट में लगा है। लोन कहां लगा, लोन किसके लिए लिया वो मालूम है, तो वो स्पेसिफिक बोरोइंग है। और अगर लोन का पैसा कहां कितना यूज हुआ, किस असेट में कितना यूज हुआ नहीं मालूम, तो वो जनरल बोरोइंग है, उसका एक और नाम है अनस्पेसिफिक बोरोइंग्स, उसका एक और नाम है अनस्पेसिफिक बोरोइंग्स। अच्छा सर, अनस्पेसिफिक बोरोइंग्स, ठीक है, तो क्या मतलब होता है अनस्पेसिफिक बोरोइंग का, समझिए बात को। मुझे मान लीजिए मैं 3 एसेट्स बनवा रहा हूं, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, तीनों में 10-10 लाख रुपए लगेंगे, तीनों के लिए मैंने 4-4 लाख रुपए का लोन, एक का आईसीआई से लिया, एक का आईडीबीआई से लिया, एक का देना बैंक से लिया। देना बैंक, लेना बैंक, मत देना बैंक, मत लेना बैंक, नाम कुछ भी हो सकता है। तो जो लोन लिया मैंने आईसीआईसीआई से, आईडीबीआई से, देना बैंक से, एक मान लो 11% पे, एक 12% पे, एक 13% से, मुझे मालूम है कि 3-3 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए एसेट में लगने थे, 3-3 लाख रुपए स्पेसिफिक बोरोइंग का लगा हुआ है। अब टोटल 30 लाख रुपए चाहिए थे, और 3-3 लाख रुपए ले लिया स्पेसिफिक लोन, तो 9 लाख रुपए ही हुआ। तो अभी तीनों असेट में 7-7 लाख रुपए, 7 लाख 7 लाख 7 लाख 21 लाख और चाहिए। अब मैंने 21 लाख के 2 लोन लिए, एक 11 लाख का लिया, एक 10 लाख का लिया, एक एचडीएफसी से लिया और एक कैनरा बैंक से लिया, एक 11 लाख का लोन और एक 10 लाख का लोन, ठीक है। अब मुझे प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है कि ऐसा थोड़ा कि ये वाला पैसा उसमें लगा दो, ऐसा नहीं होता, बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, हमने ये 21 लाख रुपए, अल्टीमेटली टोटल हर एसेट में 7-7 लाख रुपए लगेगा, क्योंकि 3-3 लाख तो लग गया था, 10-10 लाख की एसेट थी, तो 7-7 लाख और लगेगा, 21 लाख। पर 21 लाख स्पेसिफिक बोरोइंग नहीं थी, ये हमने 11 लाख और 10 लाख एक लोन लिया कैनरा बैंक से और एचडीएफसी से, अलग अलग परसेंट पे, मान लो 15% पे, 16% पे, और हमने इस 21 लाख रुपए को, जो 21 लाख रुपए 15% और 16% वाले तो अलग अलग आए थे, ये पैसा तो मिक्स है, और हमने इसको तीनों प्लांट में लगा दिया एबीसी में। अब तीनों में टोटल 7 लाख 7 लाख 7 लाख लगा है,
21 लाख। जो 11 और 10 21 लाख की अनस्पेसिफिक यानी जनरल बोरोइंग थी, वो किसी असेट से रिलेटेड नहीं थी, वो हमने जनरली ली थी। और वो 21 लाख रुपए 11 और 10 21 लाख का लोन हमने तीनों असेट में लगा दिया। 7 लाख 7 लाख 7 लाख चाहिए था, वो लगा दिया। पर वो कौन सा वाला लगा वो मालूम नहीं है। तीनों असेट्स में जो 7-7 लाख रुपए लगे हैं, वो एक 15% वाला भी है, कुछ 16% वाला भी। कितना अमाउंट है, अमाउंट मालूम है, पर वो 7 लाख में 15% वाला 16% वाला कितना है, एचडीएफसी वाला कितना और कैनरा बैंक वाला कितना, वो नहीं मालूम। तो बेटा ये सिचुएशन कहलाती है जनरल बोरोइंग्स। ये सिचुएशन कहलाती है जनरल बोरोइंग्स। तो ये एस आपको स्पेसिफिक बोरोइंग की भी बात बताएगा और जनरल बोरोइंग्स के बारे में भी आपको बताएगा कैसे ट्रीटमेंट करना है, क्या होगा उसकी कैलकुलेशन आज ही समझाऊंगा मैं भी आपको। अभी आज के लेक्चर में समझा के जाऊंगा कि जनरल बोरोइंग्स के क्वेश्चन को किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो बेटा इस बात को समझिए आप कि इंडेस 16 आपको क्या क्या बताने वाला है, क्या क्या बताया उसने। बोरोइंग का मतलब बताया, बोरोइंग कॉस्ट का मतलब बताया, उसके बाद क्वालिफाइंग एसेट का मतलब बताया, फिर बोरोइंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट बताया कि आप उसको या तो एक्सपेंस मानोगे या आप उसको पीएनएल में ले जाएंगे, मतलब एक्सपेंस मानेंगे, या अगर क्वालिफाइंग एसेट के लिए है होना ही चाहिए इंडेस 33 लगेगी तब। तो बोरोइंग कॉस्ट का इंडेक्स लगेगा जब क्वालिफाइंग एसेट है, और क्वालिफाइंग एसेट में आपको बताया कि इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना है, बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। और कैपिटलाइज जिस पीरियड के लिए करते हैं उसे कैपिटलाइजेशन पीरियड कहते हैं। कैपिटलाइजेशन जब शुरू होता है उसे कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन कहते हैं। कैपिटलाइजेशन जब खत्म होता है उसे सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन कहते हैं। बेटा बोरोइंग दो तरह की होती है, एक स्पेसिफिक बोरोइंग, एक जनरल बोरोइंग। ये सारी बातें इंडेस आपके साथ करता है। और एक बात अब मैं आपको और बताना चाहूंगा यहां पर कि बोरोइंग कॉस्ट में केवल इंटरेस्ट ही आता है ऐसा जरूरी नहीं है। किसी भी चीज को पाने के लिए आपने जो भी दिया, जो आप जो भी दोगे वो कॉस्ट है। ये पेन मैंने खरीदना है, मैंने इसके लिए 10 रुपए देने हैं, 10 रुपए कॉस्ट है। दुकानदार ने मुझसे कहा सामरिया जी, क्या कहा मुझसे, सामरिया जी, मेरा नाम अमित सामरिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सामरिया जी पेन 10 रुपए मैं आपसे लूंगा। हमने कहा ठीक है साहब ले लो। अब ये पेन हम एक दलाल के थ्रू खरीद रहे हैं, मान लो बीच में दलाल आ गया, ब्रोकर आ गया, उसने बोला 1 रुपए मेरा कमीशन मैं लूंगा, तो साहब मुझे तो पेन 12 रुपए 11 रुपए का पड़ रहा है। कुछ भी हो सकता है। तो बोरोइंग कॉस्ट में और क्या क्या आएगा सर, और क्या क्या आएगा सर। तो बोरोइंग कॉस्ट की डेफिनेशन जो इंडेस में दे रखी है, वो इंडेस में बड़ी बढ़िया दे रखी है। बोरोइंग कॉस्ट में इंटरेस्ट तो है ही, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट को बोला फाइनेंस कॉस्ट। सर और भी एग्जांपल दो ना सर, सर प्लीज सर एक आध एग्जांपल और दे दीजिए सर। एक आदमी मैं और दे रहा हूं एग्जांपल। एनी इंसिडेंटल और एंशिलरी कॉस्ट रिलेटेड टू बोरोइंग, बोरोइंग से संबंधित कोई भी इंसिडेंटल एंशिलरी कॉस्ट, उससे रिलेटेड कॉस्ट, वो सब बोरोइंग कॉस्ट है सर। मतलब साहब बैंक से लोन लिया, ब्याज तो देना ही है, वो तो बोरोइंग कॉस्ट है ही। उसके बाद बैंक वाले फाइल बनाते हैं तो फाइल प्रोसेसिंग चार्जेस लगते हैं शुरुआत में, 3,000 रुपए वो लग गए, वो भी बोरोइंग कॉस्ट है। सर उसका क्या होगा बेटा, पीएनएल में जाएगी वो कॉस्ट। लेकिन अगर ये लोन आपने किसी एसेट के लिए लिया है, जो कि क्वालिफाइंग एसेट है, तो फिर उसके रेडी टू वहां तक का खर्चा सारा कैपिटलाइज होगा, चाहे वो इंटरेस्ट हो चाहे फिर ये वाला प्रोसेसिंग चार्जेस हो। बोरोइंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट तो वही होगा, या तो कैपिटलाइज होगी और जो कैपिटलाइज नहीं होगी वो पीएनएल में जाएगी। कैपिटलाइज का मतलब असेट की कॉस्ट में जोड़ना। तो एनी इंसिडेंटल और इंश्योरेंस कॉस्ट, फाइल प्रोसेसिंग चार्जेस। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, आप मेरे पास आते हो कि सीए साहब लोन करवा दो। मैंने आपका लोन करवाया और मैंने कहा साहब मेरी 2,000 रुपए, मेरी 5,000 रुपए फीस है, मेरी 10,000 रुपए फीस है, कम है, 20,000 फीस है, मैं 20,000 रुपीज लूंगा आपसे लोन के करवाने के। तो आपके लिए लोन के लिए जो 20,000 रुपए मुझे फीस दी वो भी बोरोइंग कॉस्ट है। मैंने लोन लिया, चलो ऐसा मान लेते मैंने लोन लिया तो लोन का इंटरेस्ट बोरोइंग कॉस्ट है। मैंने लोन लिया तो बैंक के जो फाइल प्रोसेसिंग के इनिशियल इंसिडेंटल चार्जेस होंगे वो बोरोइंग कॉस्ट है। मैंने लोन लिया किसी कंसल्टेंट के थ्रू और उस कंसल्टेंट ने मुझसे 20,000 रुपए फीस ली, तो मेरे लिए वो बोरोइंग कॉस्ट है। और यहां तक कि कहना नहीं चाहिए लेकिन हिंदुस्तान है, लोन पास करवाना, लोन सैंक्शन करवाने के लिए कई बार पैसे खिलाने भी पड़ते, रिश्वत देनी पड़ती है। हमने अपना लोन पास करवाया साहब, और जिसके थ्रू करवाया था उस कंसल्टेंट ने कहा साहब वो बैंक के मैनेजर साहब को आपको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मैं नहीं बोलूंगा अपने मुंह से कि रिश्वत है, उन्होंने बोला ऐसा। रिश्वत को देखो कितने रिश्वत, रिश्वत को हम बोल सकते हैं, मतलब रिश्वत का इज्जतदार नाम दिया इंडेस में, कमिटमेंट चार्जेस।
भाई मैंने किसी प्रोफेशनल के थ्रू काम करवाया, उसको फीस दी 20,000, तो वो मेरा कमिटमेंट है कि ठीक है आप मेरा लोन पास करवा दो, मैं आपको 20,000 रुपए दूंगा। उसने कहा साहब नहीं, वो बैंक मैनेजर को भी 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको रिश्वत के, तो हमने साहब वो भी दे देते हैं। तो एनी इंटरेस्ट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट इज अ बोरोइंग कॉस्ट, एनी कमिटमेंट चार्जेस रिलेटेड टू बोरोइंग और बोरोइंग कॉस्ट, थोड़ा इज्जतदार नाम लगता है कमिटमेंट चार्जेस। तो कमिटमेंट चार्जेस रिलेटेड टू बोरोइंग इज अ बोरोइंग कॉस्ट एंड एनी अदर इंसिडेंटल एंड एंसिलरी कॉस्ट रिलेटेड टू बोरोइंग, कोई कमिटमेंट कर दिया आपने तो वो बोरोइंग कॉस्ट है। इंटरेस्ट बोरोइंग कॉस्ट है। मैंने लोन लिया, मैंने साहब किसी के पास गया, सीए के पास, मैंने कहा कि आप लोन करवा दो, उसने 20,000 रुपए लिए, मैंने कहा कमिट, तो 20,000 रुपए की उसकी फीस बोरोइंग कॉस्ट है। एक्स्ट्रा पैसे हमने मैनेजर के लिए भी कमिट कर दिए, तो भी बोरोइंग कॉस्ट है। और बैंक के फाइल चार्जेस लगेंगे, प्रोसेसिंग चार्जेस लगेंगे, जो भी चार्जेस बैंक लेता है डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के, वो भी बोरोइंग कॉस्ट है। और यहां तक तो बच्चों में कहूंगा कि अगर आपने 100 रुपए का डिबेंचर से पैसा लिया, डिबेंचर से पैसा लिया ना आपने, 100 रुपए का डिबेंचर आपने इशू किया, 90 रुपए में तो आया, तो 90 रुपए वापस तो 100 रुपए करने, तो 10 रुपए का डिस्काउंट है ना। तो 90 रुपए की बोरोइंग ही तो हुई है डिबेंचर से पैसा लेना, और उस 90 रुपए को पाने के लिए 100 रुपए जब पार पर रिडेम्पशन करोगे तो 10 रुपए तो तुम्हारे लग गए जेब से। तो जो डिस्काउंट है ऑन इशू, वो लॉस, वो भी बोरोइंग कॉस्ट है, वो 10 रुपए भी तुम्हारी बोरोइंग कॉस्ट है। और 100 रुपए का डिबेंचर तुमने इशू किया था, और मान लो रिडेम्पशन तुम्हें 110 पे करना है प्रीमियम पे, तो प्रीमियम पे तो 100 रुपए तुम्हारे पास फाइनेंसिंग हुई, लेकिन ब्याज के अलावा तुम्हें फ्यूचर में रिडेम्पशन करते वक्त 10 रुपए देना पड़ेंगे, तो 10 रुपए की प्रीमियम और रिडेम्पशन भी बोरोइंग कॉस्ट है। तो किसी भी डिबेंचर को, किसी भी सिक्योरिटी को जो कि लोन है, जो कि बोरोइंग है, जब आप उसको इशू करते हो तो इशू का डिस्काउंट आपका नुकसान है, और रिडेम्पशन की प्रीमियम आपका नुकसान है, वो आपका कॉस्ट है कहीं ना कहीं, तो वो भी बोरोइंग कॉस्ट है। वो पीएनएल से राइट ऑफ होती थी, लेकिन अगर ये लोन आपने किसी क्वालिफाइंग एसेट में लगा दिया तो ये कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, एसेट की कॉस्ट में जुड़ेगा ये लॉस। 100 रुपए की एसेट थी, 10 रुपए हमें बोरोइंग कॉस्ट लगी, उसको रेडी टू यूज में लाने तक लग गया, मान लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं 10 रुपए पूरा प्रीमियम डिस्काउंट पूरा एसेट की कॉस्ट में जुड़ जाएगा। एसेट की कॉस्ट में कितना जुड़ेगा वो तो कैपिटलाइजेशन पीरियड में आएगा। कैसे? आपने डिबेंचर इशू किया 100 रुपए वाला, 90 रुपीज पे 10 रुपए का डिस्काउंट है, मान लो डिबेंचर की लाइफ 10 साल है, 10 साल आपको 10 साल इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट 10 साल बोरोइंग कॉस्ट है, 10 साल डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, मान लो आप इसे 10 सालों में राइट ऑफ करते हो, तो एक एक रुपए हर साल राइट ऑफ होगा, ठीक है। तो 1 रुपए जो इस साल राइट ऑफ होगा, ये 1 रुपए पूरे साल का है, पूरे साल का। लेकिन असेट जिस असेट में पैसा लगा है, वो असेट जनवरी से बनकर शुरू हुई और अक्टूबर में खत्म हो गई, तो 10 महीने की राइट ऑफ असेट की कॉस्ट में जुड़ेगा ना। तो 1 साल का इंटरेस्ट में से 10 महीने का इंटरेस्ट तो असेट की कॉस्ट में जुड़ेगा, और ये जो टोटल डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर था 10 रुपए, 10 रुपीज 10 सालों में, तो 1 साल का 1 रुपए, तो 10 महीने का जो अमाउंट आएगा, 10 महीने का अमाउंट असेट की कॉस्ट में जुड़ेगा। असेट की कॉस्ट में जोड़ने के लिए तो कैपिटलाइजेशन का पीरियड देखना है, ठीक है। ठीक, अरे भाई आपकी कोई कॉस्ट इनकर हुई मान लो 20,000 रुपए, वो 20,000 रुपए अगले 5 साल की कॉस्ट है, तो 1 साल की कॉस्ट तो 4,000 रुपए ही आई ना, और उसमें से भी 10 महीने की कॉस्ट को आपको कैपिटलाइज करना है जनवरी से अक्टूबर, तो 4,000 इंटू 10/12 जो आएगा वो असेट की कॉस्ट में जुड़ेगा, और 2 मंथ का खर्चा पीएनएल में जाएगा। तो मैंने बड़ा सिंपल एग्जांपल लिया जनवरी से अक्टूबर तक का, और कोई ज्यादा एग्जांपल, कोई कहानी आपके साथ नहीं कर रहा हूं मैं। मेरे एग्जांपल में एसेट बनना शुरू हुई जनवरी में, खत्म हो गई अक्टूबर में, तो जनवरी से अक्टूबर तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, ये तो समझते हो ना। इट्स अ वेरी बेसिक क्लास। तो जनरल बोरोइंग्स का केस में इंडेस में कैलकुलेशन दी गई है, और स्पेसिफिक बोरोइंग्स में कोई समस्या वाली बात नहीं है, बड़ी सिंपल है, ठीक है। तो क्या क्या हमने सीखा, बोरोइंग क्या होती है, बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है, बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट आता है, कमिटमेंट चार्जेस आते हैं, इंसिडेंटल एंड इनिशियली चार्जेस आते हैं। कमिटमेंट चार्जेस में कंसल्टेंट की फीस हो गई, बैंक मैनेजर को एक्स्ट्रा पैसे दिए वो भी हो गए। इंसिडेंटल और इनिशियली चार्जेस में बैंक की प्रोसेसिंग फीस हो गई जी, और इवन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज ए बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग किया ना आपने, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज आल्सो बोरोइंग कॉस्ट। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को याद करिए आप, जब भी डिबेंचर का रिडेम्पशन प्रीमियम पे होता है तो इशू के वक्त आप एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करते थे, कॉस्ट ऑफ इशू अकाउंट डेबिट, तो वो कॉस्ट ऑफ इशू ही है ना। 100 रुपए का डिबेंचर इशू किया, 90 रुपए है, तो 10 रुपए का नुकसान खा लिया, वापस तो 100 ही करने हैं, तो 10 रुपए कॉस्ट है, लॉस है, कॉस्ट है। और मान लो 100 रुपए का डिबेंचर आपने 90 में इशू किया और रिडीम 110 में कर रहे हो, तो 10 रुपए का तो ये लॉस है, और 10 एक्स्ट्रा दोगे वो भी लॉस है, तो टोटल 20 का लॉस है, तो 20 की कॉस्ट इनकर हुई, वो बोरोइंग कॉस्ट है। 90 रुपए लेकर 110 वापस करना, तो 20 रुपए का नुकसान है, कॉस्ट है तुम्हारी।
इंटरेस्ट दोगे वो अलग है, वो बोरोइंग कॉस्ट अलग है। डिबेंचर इशू के एक्सपेंसेस जो है वो अलग है, वो अलग बोरोइंग कॉस्ट है। तो यहां पर हम इतनी बातें आपके साथ कर चुके हैं। अब जो है ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, और ये क्वेश्चन एक प्रैक्टिस के लिए हम आज की क्लास में आपको करवाएंगे। अरे वाह सर, आपने सॉल्व कर रखा है। बेटा मैंने खुद ने सॉल्व करा आपके लिए, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये क्वेश्चन अगर आप समझ लेंगे ना तो आपको इंडेक्स का बेसिक थीम समझ में आ जाएगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी। ठीक है बेटा, प्लांट ए है, प्लांट बी है, प्लांट सी है, प्लांट डी है, चार तो प्लांट है और एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, ऑफिस। इनकी जो कॉस्ट है वो 3400 लैक्स है, 2000 लैक्स है, 400 लैक्स है, और 400 लैक्स है, और 800 लैक्स है। टोटल मिलाकर 7000 लैक्स की ये सारी एसेट है। हमें इन्हें बनवाना होगा, इसके लिए पैसा चाहिए। 3400 लाख रुपीस का प्लांट ए जो था उसके लिए तो 2400 लाख का लोन लिया है। मतलब ये जो 2400 लाख रुपए का लोन लिया है, ये पूरा पैसा प्लांट ए में यूज हुआ है। और ये कोई 600 लाख का लोन लिया है, 600 लैक्स का, पूरा पैसा इसमें यूज हुआ है। इसको बनाने के लिए अभी भी 1000 लैक्स और चाहिए, 1000 रुपए और चाहिए, क्योंकि 3400 में से 2400 का ही लोन लिया है। इसको 2000 रुपए लगेंगे इसको बनवाने में। 600 रुपए का लोन लिया है तो अभी 1400 रुपए की और जरूरत है। और इन सब के लिए तो अभी कोई लोन स्पेसिफिकली लिया ही नहीं है, प्लांट सी, प्लांट डी और कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे एसेट्स 1 जून को बनवाना शुरू किए हैं, कमेंस्ड ऑन 1 जून, और सभी 31 मार्च 17 को कंप्लीट हो जाएंगे। हमारा अकाउंटिंग ईयर बेटा 16-17 है, अप्रैल 16 से मार्च 17। तो ये एसेट बनवाना अप्रैल से नहीं की, जून से की है हमने। जून 16 से मार्च 17 कंप्लीशन स्टेटस देखते हैं क्या है। नहीं, ये सब 31 मार्च को कंप्लीट नहीं हुए। ये कब कब कंप्लीट हुए देखिए। प्लांट ए तो दिसंबर में कंप्लीट हो गया, मतलब जून से शुरू हुआ, दिसंबर में कंप्लीट हो गया। प्लांट बी नवंबर में कंप्लीट हो गया, जून से शुरू हुआ, नवंबर में कंप्लीट हो गया। प्लांट सी जून में शुरू हुआ लेकिन अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ बेटा, स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है, मार्च में भी अभी कंप्लीट होना बाकी है। प्लांट डी जो है वो 28 फरवरी को जाके कंप्लीट हुआ है, जून से फरवरी। और कॉर्पोरेट ऑफिस अभी स्टिल कंस्ट्रक्शन में है, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये भी बनना बाकी है। ये इंफॉर्मेशन देखें यहां पर जो दे रखी है क्वेश्चन में। ये इंफॉर्मेशन जो आपको दे रखी है बेटा, ये तो इक्विटी शेयर की और प्रेफरेंस शेयर की, इससे कोई मतलब ही नहीं है। इससे कोई मतलब नहीं है हमको, इक्विटी और प्रेफरेंस से कोई मतलब नहीं है। ये बोरोइंग ही नहीं है। इनको अगर आपने डिविडेंड दिया भी तो भी वो आपकी बोरोइंग कॉस्ट नहीं है। उसकी अकाउंटिंग कैसे भी होगी, नॉर्मली होगी वैसे तो, पर कैसे भी होगी ये इंडेक्स उस पर अप्लाई नहीं होता। अब कंपनी ने 4 लोन लिए हैं। 2000 लाख का लोन 11% डिबेंचर वाला 2013 से, 1 जुलाई 2013 से ले रखा है, और ये 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, और इस साल पहली किस्त पे कर दी गई। देखिए 1 जुलाई 2016 को, इस साल में 3 महीने बाद, अप्रैल मई जून के बाद जुलाई में इसका पेमेंट हुआ है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ये लोन 2013 से ले रखा है। इसका इंटरेस्ट कोई अगर असेट नहीं रही होगी तो इसका इंटरेस्ट पीएनएल में गया होगा। 15 लाख रुपए का सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन है। अभी वर्किंग कैपिटल वर्ड को हटा दीजिए यहां से। अभी हम वर्किंग कैपिटल लोन ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि इस लोन को भी 1 मिनट के लिए हटा, वर्किंग कैपिटल वर्ड को हटा दीजिए। आप तो माने सिक्योर्ड लोन है कोई 1500 लाख का, और 1/4/2016 को लिया, इसी साल की शुरुआत में लिया है, और इस साल में
1500 लाख में से देखो 500 लाख तो इस साल 31 दिसंबर 16 यानी अप्रैल 16 को लिया और दिसंबर 16 में वापस कर दिया, पूरा नहीं किया, 500 लाख का वापस किया। फिर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया था 14% का 3000 लाख का, और बेटा ये साफ साफ लिखा है कि प्लांट ए और बी में यूज हुआ है। ये देखो आप 2400 और 600, 2400 और 600, ये 3000 लाख, ये 3000 लाख प्लांट ए और प्लांट बी में लोन का था ना। ये क्लियर कर दिया इस सवाल में कि ये लोन ये 14% वाला था। एक बात आप बच्चे दिमाग में फिट कर लेंगे कि जो 14% वाला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन है 3000 लैक्स, वो प्लांट ए और प्लांट बी में लगा है और ये लोन 1 मई को लिया है, अप्रैल में लोन था ही नहीं। एक बात तो ध्यान रखना, ब्याज तो तभी से चालू होगा जब लोन लिया है। और फिर 6 मिलियन का फॉरेन करेंसी में लोन लिया, 1 मिलियन में 10 लाख रुपए होते हैं तो 6 मिलियन में 60 लाख रुपए होते हैं। इंटरेस्ट का रेट लिबर और लाइबोर प्लस 2% है, लाइबोर मतलब इंटरनेशनल रेट है वो 6% है और 2%, तो इसका मतलब आपके लिए 8% का है। ये फॉरेन करेंसी का लोन था, 6 मिलियन डॉलर यानी 60 लाख डॉलर का था, इसको रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। लोन की डेट का रेट दे रखा है, एक्सचेंज रेट, ईयर एंड का भी दे रखा है और एवरेज रेट भी दे रखा है, ठीक है। और लोन यहां पर जब मैं इंटरेस्ट निकालूंगा तो इंटरेस्ट तो फॉर द ईयर एंडिंग होता है, पूरे साल का होता है इंटरेस्ट, एक एज ऑन डेट नहीं होता, तो मैं एवरेज रेट यहां पर लूंगा, मैं लोन को एवरेज रेट पर लूंगा यहां पर, लोन के इंटरेस्ट को। कोई भी लोन ईयर एंड तक वापस नहीं किया, आपको निकालना है बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितनी होगी। मेरी बात ध्यान से सुन लें स्टूडेंट, क्वेश्चन की भूमिका बना लें। 4 क्वालिफाइंग एसेट है, प्लांट ए, प्लांट बी, प्लांट सी, प्लांट डी और कॉर्पोरेट ऑफिस, 5 क्वालिफाइंग एसेट है, 5 क्वालिफाइंग एसेट है और सभी 1 जून 2016 को बनना शुरू हुई और सभी कंप्लीट कब हुई है उनकी डेट दे रखी है और कुछ स्टिल इनकम्प्लीट है वो भी दे रखी है आपको। कंपनी को पैसे की जरूरत थी इन एसेट्स को कंप्लीट करने के लिए, कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल भी है, प्रेफरेंस कैपिटल भी है, उस पर ध्यान नहीं देना इस क्वेश्चन में। उसके अलावा 4 तरह के लोन थे, 2000 लाख का डिबेंचर था 11% वाला, 1500 लाख का सिक्योर्ड लोन था 14% वाला, और इसके बाद एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन था 14% वाला और फॉरेन करेंसी लोन था। 4 लोन थे। 4 लोन में से बेटा ध्यान रखना कि जो तीसरे नंबर वाला ये लोन है 14% वाला, यही मात्र, यही एकमात्र स्पेसिफिक बोरोइंग है। ये स्पेसिफिकली कौन सी एसेट में लगा है वो क्लियर कट पता है, 2400 और 600 लाख, 3000 रुपए का 3000 लाख 14% से प्लांट और प्लांट बी में लगा है। बाकी ये तीनों पैसे भी, ये 2000 लोन लैक्स का लोन बेटा ध्यान दो, ये 1500 लैक्स का लोन, ये फॉरेन करेंसी लोन, ये तीनों भी लगे तो एसेट में ही है, लेकिन किस लोन में से कितना लगा है वो अमाउंट नहीं पता। लगा तो उतना ही होगा जितना एसेट के लिए चाहिए होगा, लेकिन किस लोन में से, अरे भाई 11% रेट अलग अलग है ना, अरे भाई 11% वाला कितना लगा है, अरे भाई 14% वाला कितना लगा है, अरे भाई ये 6 और 2 8% वाला कितना लगा है, लिबोर प्लस 2% यानी 6% प्लस 2%, फॉरेन करेंसी लोन 8% पर है। अब आपको निकालना है बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितनी होगी। बच्चों ध्यान से सुनना पहले मेरी बात, बोरोइंग कॉस्ट यानी इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज होगा यानी कितना एसेट की कॉस्ट में जुड़ेगा, वो बात की बात। पहले हम निकालेंगे बोरोइंग कॉस्ट इस साल की है कितनी, 16-17 की बोरोइंग कॉस्ट। अगर इक्विटी या प्रेफरेंस को डिविडेंड दिया भी होता तो भी वो बोरोइंग नहीं है और बोरोइंग कॉस्ट में उनका डिविडेंड नहीं आएगा। जो हाँ, ये अभी टोटल निकालना है बेटा पूरे साल की, पूरे साल की 16-17, अप्रैल 16 से मार्च 17, अप्रैल 16 से मार्च 17 की बोरोइंग कॉस्ट। नहीं 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 बेटा, कैपिटलाइज कितना होगा वो नहीं सोचना, एसेट की कॉस्ट में कितना जुड़ेगा वो नहीं सोचना आपको, ठीक है, वो नहीं सोचना। अभी सिर्फ वो निकालेंगे बेटा कि इंटरेस्ट का खर्चा साल भर का है कितना। अच्छा ठीक है सर, तो 11% का जो सिक्योर्ड डिबेंचर था 2000 लैक्स आपने लिया था, वो तो 2013 में ही ले रखा था, अभी तक वापस तो हुआ नहीं, पर इस साल 1 जुलाई को आपने 500 लाख वापस किए थे, ऐसा मैंने क्वेश्चन में बताया था आपको। ये देखो आप 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 2000 डिवाइड बाय 4 500 लाख और ये 1 जुलाई को दे दिया। तो इसका मतलब है बेटा कि अप्रैल मई और जून तो 2000 लैक्स आपके बिजनेस में था, 1 जुलाई को आपने 500 लाख वापस किए तो 1500 लाख बचा, तो 2000 लाख पर 11% से 3 महीने का और 1500 लाख पर 11% से 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 9 मंथ का। ये तो सिंपल फार्मूला है बेटा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, कैलकुलेट करके देख लो ये अमाउंट आ जाएगा। और अमाउंट कुछ और भी आता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम, तो कभी कभी कैलकुलेशन की गलतियां हो जाती हैं।
2000 लैक्स का लोन अप्रैल मई जून 3 महीने तो 2000 का था, लेकिन जुलाई में 500 वापस कर दिए, तो अब अगले 9 महीने 1500 का ही लोन बचा। तो 2000 पे 3 मंथ 2000 लैक्स पे 3 मंथ का और 1500 लैक्स पे 9 मंथ का निकालेंगे 11% से। अब एक और सिक्योर्ड लोन था, वर्किंग कैपिटल भी हटा दो, वर्किंग कैपिटल बढ़नी, सिक्योर्ड लोन है वो, उसमें आपने इसी साल लिया है, देखो कब लिया, अप्रैल में ही लिया है और दिसंबर में ही आपने 500 वापस कर दिए हैं, तो टोटल लिया कितना था ये लोन 1500। तो अप्रैल से दिसंबर तो 1500 का लोन आपके पास था, अप्रैल में लोन लिया था, दिसंबर में वापस किया मंथ एंड पर जाकर 500, तो अप्रैल से दिसंबर तो 1500 था 1500, और जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी में आपने, दिसंबर एंड में आपने 500 वापस कर दिए, तो अगले 3 महीने बचा 1000। तो 1500 लैक्स पर 9 मंथ का और 1000 लैक्स पर 3 मंथ का इंटरेस्ट 14% से निकाल लिया, ये बोरोइंग कॉस्ट है। असेट की कॉस्ट में क्या जुड़ेगा वो नहीं निकाल रहा, अभी तो खर्चा कितना लग रहा है वो है। फिर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मई में ही लोन लिया, इसी साल 2016 में मई में ही लिया है 3000 लाख का, तो अप्रैल में तो लोन था ही नहीं, तो 3000 लैक्स पर 14% से, ये भले प्लांट बी में लगा है, अभी तो लोन का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं 11 मंथ, तो ये आ गया 11 महीने का इंटरेस्ट आ गया। और फिर फॉरेन करेंसी का लोन कब लिया, 1 जून को लिया बेटा, 1 जून इसी साल लिया, वापस तो कोई सा भी लोन नहीं हुआ मार्च तक, नहीं 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 वापस नहीं हुआ, ये तो दिसंबर में, नवंबर में, फरवरी में तो असेट कंप्लीट हुई है, लोन वापस ही नहीं किया, लोन तो मार्च तक है, ईयर एंड तक लोन है आपके पास, ठीक है। तो आपने ये लोन जो है ये लिए हैं, तो ये जो लोन लिया आपने फॉरेन करेंसी का 6 मिलियन का, तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 60 मिलियन हो गए, इंटू रुपए करेंगे एवरेज रेट पे, तो 60 लाख इंटू 54 करेंगे, ये 60 लाख तो डॉलर हुए ना बेटा, इंटू 54 किया, इंटू 54 किया आपने, तो ये रुपए आ गए, इंटू जून में लोन लिया था, अप्रैल मई में लोन नहीं था, जून से मार्च तक 10 मंथ का इंटरेस्ट 8% से, ये आ गया। तो बेटा ये तो टोटल बोरोइंग कॉस्ट आई 9,72,25,000 रुपीज, ये बोरोइंग कॉस्ट है आपकी, वो आप लैक्स में लिखोगे तो अलग आ जाएगा, मैंने वो टोटल फिगर्स लिखे हुए हैं, लैक्स में वो 550 55 क्या आएगा इन लैक्स, लैक्स में आएगा 55 लैक्स, 5 जीरो हटा दोगे तो 55 लिख देना, ठीक है। ये 123.75 157.75 550 इस तरीके से आएगा ये, ठीक है। तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं आपके साथ, अब बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितनी होगी वो मुद्दा है, कैपिटलाइज कितनी होगी, तो बेटा बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है अब जो पढ़ने जा रहे हैं। प्लांट ए में कितने रुपए लगे, 3400 3400, प्लांट बी में 2000, प्लांट सी में 400, प्लांट डी में 400, कॉर्पोरेट ऑफिस में 800, ये लगे, है ना, ठीक। तो प्लांट ए में जो 2400 रुपए लगे वो तो स्पेसिफिक बोरोइंग थी, प्लांट बी में, प्लांट ए में जो 1000 लगे, बेटा ये टोटल यहां गलत है, ये 3400 आएगा, 3400 आएगा, जो 1000 रुपीज और लगे वो कौन सा लोन है मालूम नहीं है, वो बाकी के तीनों लोन्स में से कोई सा भी हो सकता है, तो वो जनरल बोरोइंग है। उसी प्रकार से प्लांट बी में 2000 लगने हैं, 600 की तो स्पेसिफिक बोरोइंग थी, बचे हुए 1400 जनरल बोरोइंग है, और प्लांट सी, प्लांट डी और प्लांट कॉर्पोरेट ऑफिस में 400 लाख, 400 लाख और 800 लाख जो लग रहे हैं रुपए, ये तीनों जनरल बोरोइंग है। मेरी बात को समझिएगा, इस बात को मैं वापस यहां पे आकर आपके सामने बोल रहा हूं, बेटा ये देखो 1 2 3 4, ये 4 बोरोइंग में से केवल तीसरे नंबर वाली बोरोइंग स्पेसिफिक बोरोइंग है, बस ये वाली, इसका पैसा 2400 लाख 14% वाला प्लांट ए में लगा है और 600 लाख 14% वाला प्लांट बी में लगा है, बाकी ये तीनों पैसे भी 1 2 और 3, ये तीनों अमाउंट भी बाकी के
आपके प्लांट ए बी में लगे हैं और सी डी और कॉर्पोरेट ऑफिस में तो यही पैसे लगे हुए हैं, और हमें नहीं मालूम ये 400 लाख में वो फॉरेन करेंसी वाला लोन कितना है, वो डिबेंचर वाला कितना है, मालूम नहीं है। तो बेटा इंटरेस्ट की बात करना, ध्यान से सुनना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 2400 लाख प्लांट ए में लगा है और ये 1000 लाख भी प्लांट ए में लगा है, टोटल 3000 नहीं 3400 है ये। इसमें कितने महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा पहले वो देखो। तो प्लांट ए जून में बनना शुरू हुआ और दिसंबर में कंप्लीट हुआ। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने कैपिटलाइज होगा। आपका लोन भले ही पूरे 12 महीने चला, उससे मतलब नहीं है। कैपिटलाइज जो होता है वो कैपिटलाइजेशन पीरियड के लिए होता है। कैपिटलाइजेशन का पीरियड, इसके लिए भी इंड एस में प्रोविजन है कैपिटलाइजेशन का पीरियड कैसे देखना है, पर मैंने भी आपको जनरल वे में बता दिया, वही दिमाग में रखें। 1 जून से एसेट बनना शुरू हुई, 31 दिसंबर को कंप्लीट हो गई, तो 7 महीने। तो बेटा इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि आपको यहां दो जगह यहां दिक्कत नहीं, 2400 लिखने में दिक्कत नहीं, 1000 लिखने में दिक्कत नहीं, और 7/12 लिखने में दोनों जगह दिक्कत नहीं, क्योंकि 7 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट क्या होगा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो अमाउंट तो आ गया, टाइम आ गया। इंटरेस्ट रेट क्या होगा? तो बेटा ये 14% लिखने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये 2400 लाख का लोन 14% वाला लोन इसी में यूज हुआ था। लेकिन ये जो 1000 वाला लोन है, 1000 लाख, ये लोन तो बाकी तीनों लोन में से है जो जनरल बोरोइंग थी, और वो अलग अलग परसेंट वाले थे, तो हमें कौन सा लेना है वो मालूम ही नहीं है। यही सेम प्रॉब्लम प्लांट बी में भी आएगी। प्लांट बी कब बनना शुरू हुआ देखें, जून में, और नवंबर में कंप्लीट हो गया। तो जून से नवंबर 6 महीने, कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। तो 600 लाख का अमाउंट था, 1400 लाख का अमाउंट था, इंटू 6/12 लिखने में दिक्कत नहीं, और इसमें तो रेट भी लिखने में दिक्कत नहीं, क्योंकि 14% वाला पैसा था। लेकिन ये जो 1400 लाख रुपए हैं, ये उन तीनों में से कोई सा भी अमाउंट हो सकता है, और तीनों के रेट अलग अलग हैं। उसी प्रकार से ये 400 लाख, ये 400 लाख, ये 800 लाख, ये तीनों आपने लिखे, और इन तीनों का जो इंटरेस्ट, जो कैपिटलाइजेशन का पीरियड होगा, ये तीनों देखिए, प्लांट सी डी ये जून से शुरू हुए हैं, तो 28 फरवरी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 9 मंथ तो प्लांट डी में आएगा। और ये प्लांट सी और कॉर्पोरेट ऑफिस तो मार्च तक कंप्लीट ही नहीं हुए, जून से शुरू हो गए, अभी कंप्लीट ही नहीं हुए। तो इस साल मार्च तक का तो पूरा ही कैपिटलाइज होगा ना, 10 मंथ्स का, और आगे भी जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक कैपिटलाइज होगा, और उसके बाद जिस दिन कंप्लीट होगा वहां का, उसके बाद पीएनएल में जाएगा। तो प्लांट डी का लेकर जून से लेकर फरवरी तक 9 महीने, और ये जो प्लांट सी है और कॉर्पोरेट ऑफिस, इसमें जून से लेकर तो 31 मार्च तक 10 महीने, ये 10 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। बेटा देखो 10/12 और इसमें 9/12, 400 और 800 अमाउंट लिखने में दिक्कत नहीं, पर और ये नए टाइम लिखने में दिक्कत। जून से शुरू होगा और फरवरी तक 9 महीने, जून से मार्च तक 10 महीने, 10 महीने। पर इंटरेस्ट रेट कौन सी नहीं, ये जो 400 और 800 का अमाउंट है, ये तो वो जो बचे हुए 3 लोन है, कोई 14% वाला, कोई कितने परसेंट वाला, कोई कितने परसेंट वाला फॉरेन करेंसी लोन, उसमें से लगा है। तो रेट कौन सा लगा है, ये प्रॉब्लम आ रही है। स्टूडेंट यू शुड रिमेंबर दैट जनरल बोरोइंग्स 1000, रेट कौन सा लगा है, जनरल बोरोइंग्स 1400, रेट कौन सा लगा है, जनरल बोरोइंग 400, 800, रेट कौन सा लगा है। प्रॉब्लम रेट को लेकर है, क्योंकि ये 11% वाली जनरल बोरोइंग है, ये और ये 14% वाली है, और ये 6 और 2 8% वाली है। तो वो जो पैसा जनरल बोरोइंग का लगा है, वो कितना 11% वाला लगा, कितना ये 14% वाला लगा, और कितना ये 8% वाला लगा, ये मालूम नहीं है बच्चों, ये मालूम नहीं है। तो इंस्टीट्यूट ने जो इंडेक्स दिया है, वो कहता है, वो कहता है एवरेज रेट निकालेंगे, एवरेज रेट निकालेंगे भैया, एवरेज रेट, वेटेड एवरेज पर बेस्ड। ऊपर तो लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट, नीचे लिखेंगे जनरल बोरोइंग्स, ठीक है।
अरे 1 लाख का लोन 10% वाला था तो 10,000 का इंटरेस्ट है, 1 लाख का लोन 12% वाला था तो 12,000 का इंटरेस्ट है। तो टोटल इंटरेस्ट 10,000 प्लस 12,000 22,000 और डिवाइडेड बाय टोटल लोन 2 लाख, तो एवरेज रेट 11% आ गई ना, है कि नहीं? सिंपल एवरेज पर नहीं निकालना, वेटेड एवरेज निकालना है। अमाउंट इंटू परसेंट प्लस अमाउंट इंटू परसेंट, ये तो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा, डिवाइडेड बाय अमाउंट प्लस अमाउंट, टोटल अमाउंट। तो सिंपल वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है। तो नीचे डिनोमिनेटर में टोटल जनरल बोरोइंग्स लो और ऊपर जनरल बोरोइंग्स का इंटरेस्ट ले लो। तो जनरल बोरोइंग्स का इंटरेस्ट लोगे आप ऊपर बेटा, तो वो कितना आएगा? ये जनरल बोरोइंग्स एक तो सिक्योर्ड डिबेंचर थी, देखो आप इनके इंटरेस्ट देखो, ये लिखे हुए यहां पे। बस ये जो लोन हम 3,000 पर जो 14% था बेटा, उसको छोड़ देना। 3,000 लाख पे जो 14% था, ये जनरल बोरोइंग्स का इंटरेस्ट नहीं था बस। तो इसके अलावा ये भी जनरल 55 लाख, 123,75, 157,50,000, दिस 35 लाख एंड दिस 2,16,00,000। केवल ये वाले अमाउंट को छोड़ दो बेटा, केवल ये वाले अमाउंट को छोड़ दो, इसके अलावा इसको छोड़ दो, ये थर्ड नंबर वाले को छोड़ दो, बाकी जो भी इंटरेस्ट ये टोटल पहले वाले इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में थे, ये सारे के सारे आ गए यहां पर। ये जनरल बोरोइंग से बेटा, जनरल बोरोइंग से इंटरेस्ट है ये। तो यहां पर ऊपर तो इंटरेस्ट का अमाउंट लिखा और नीचे बोरोइंग्स लिखना है, लेकिन बोरोइंग्स बेटा पूरे साल भर नहीं थी। मैथमेटिक्स में ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से रेट निकल रही है, तो रेशो का एक नियम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कंपेरेबल होने चाहिए। तो बेटा ये जो इंटरेस्ट निकला है ना, ये जो इंटरेस्ट निकला है, ये 3/12, 9/12, 9/12, 3/12 ऐसे निकला है, ठीक है? ये 2,000 का लोन 3 महीने ही था और 1,500 का लोन 9 महीने था, ठीक है ना? तो डिनोमिनेटर में भी वैसे ही आएगा, 2,000 इंटू 3/12, 1,500 इंटू 9/12। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कंपेरेबल होते हैं। ऊपर इंटरेस्ट निकालते वक्त अपने टाइम पीरियड काउंट किया है। हाँ बेटा, अगर ये 2,000 का लोन पूरे साल होता तो हम यहाँ पे 2,000 इंटू 12/12 लिखते और फिर 12/12 मतलब 1 हो जाता, तो कुछ नहीं लिखना होता। लेकिन ये 2,000 का लोन, नीचे बोरोइंग्स लेनी, जनरल बोरोइंग्स का एवरेज, ये स्टार भी बनाया, सितारा बनाया आपके लिए, इंपॉर्टेंट। 2,000 का लोन 3 मंथ था, 1,500 का लोन 9 मंथ था, 1,500 का अगला लोन 9 मंथ था, 1,000 का लोन 3 मंथ था, क्योंकि इसमें से 500 वापस किए थे। और ये जो फॉरेन करेंसी का लोन लिया था 3240, कैसे आया 3240? ये 60 लाख डॉलर इंटू 54 करो, 60 लाख डॉलर इंटू 54 करोगे तो ये 3,240 इन लैक्स आएगा, ठीक है? तो ये आपने निकाला टोटल। जनरल बोरोइंग के लिए वेटेड एवरेज रेट निकालना, इसका एक और नाम है कैपिटलाइजेशन रेट। तो ऊपर जनरल बोरोइंग का टोटल इंटरेस्ट लिखना, नीचे टोटल जनरल बोरोइंग्स लिखना। और जनरल बोरोइंग्स अगर पूरे साल थी तो अमाउंट लिख के 12/12 तो वही आ जाएगा, लेकिन कुछ अमाउंट 3 महीने था, कुछ 9 मंथ था, तो उस हिसाब से लिखना पड़ेगा, मैथमेटिक्स से कंपैरिजन से चलेगा। तो बेटा 10.3% रेट आ गई। मतलब जितनी भी जनरल बोरोइंग्स थी, जितनी भी अनस्पेसिफिक बोरोइंग थी, जितना भी पैसा अलग अलग जगह यूज हुआ था, मालूम नहीं कैसे कैसे यूज हुआ था, कितना कितना किस असेट में, तो वहां पर आपने बेटा कितना यूज हुआ था वो तो मालूम रहेगा, असेट की जो टोटल कॉस्ट है उतना यूज हुआ होगा, लेकिन उसमें कितने परसेंट वाला यूज हुआ वो स्पेसिफिकली तो लिया नहीं था। तो यहां पर आप जो है, यहां पर आप जो है क्या करेंगे बेटा, जनरल बोरोइंग्स का एवरेज रेट निकालेंगे, वेटेड एवरेज रेट निकालेंगे, इसका एक और नाम है कैपिटलाइजेशन रेट, और 10.3% कैपिटलाइजेशन रेट आया। तो बेटा अमाउंट और टाइम में तो दिक्कत ही नहीं थी, देखो अमाउंट तो जो लोन लिया वो आएगा, टाइम पीरियड वही आएगा, जून से बनना शुरू हुई थी, दिसंबर में कंप्लीट हुई, तो 7 महीने। रेट कौन सा लें? रेट इसमें इसमें 11% वाला लोन भी लगा है, 14% वाला भी लगा है, 8% वाला भी लगा है, तो एवरेज रेट ले ली हमने 10.3%। सारी जनरल बोरोइंग्स में रेट का मल्टीप्लिकेशन देखो 10.3%, यहां पर भी 10.3%, 10.3%, 10.3%, 10.3%। तो ये जो पहला स्टेटमेंट बना था 9,72,25,000, ये टोटल बोरोइंग कॉस्ट पूरे साल की थी, और इसमें से 7 मंथ की कैपिटलाइज हुई, इसमें 6 मंथ की कैपिटलाइज हुई, इसमें 10 मंथ की कैपिटलाइज हुई, 9 मंथ की कैपिटलाइज हुई, इसमें 10 मंथ की हुई। ये 7 मंथ,
ये 7 मंथ कहलाएंगे कैपिटलाइजेशन पीरियड, ये 6 मंथ, ये 10 मंथ, ये 9 मंथ, ये 10/12 10 मंथ, ये कहलाएगा कैपिटलाइजेशन पीरियड। और कैपिटलाइजेशन पीरियड मतलब कैपिटलाइजेशन किस दिन से शुरू हुआ? जून से, तो उसे कहेंगे कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। और खत्म कब हुआ? कैपिटलाइजेशन खत्म कब हुआ? प्लांट ए का 31 दिसंबर को 7 महीने बाद, प्लांट बी का 30 नवंबर को 6 महीने में कंप्लीट हुआ, कैपिटलाइजेशन का खत्म, सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। उसके बाद भी लोन अगर वापस नहीं हो तो बाद का इंटरेस्ट पीएनएल में ही जाएगा, उसमें डाउट नहीं है। 28 फरवरी, जून से 28 फरवरी 9 महीने, और ये जून स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, तो प्लांट सी और कॉर्पोरेट ऑफिस जो है मार्च तक कंप्लीट नहीं हो तो पूरे मार्च तक का इंटरेस्ट, जून से मार्च। कैपिटलाइजेशन की शुरुआत जून, कैपिटलाइजेशन का खत्म होना यहां दिसंबर, यहां नवंबर, यहां 28 फरवरी और बाकी दोनों में 31 मार्च। तो ये कहानी थी। तो इन डेज को हम समराइज कर ले जो आज हमने पढ़ा। इन डेज 23 बोरोइंग कॉस्ट पर एप्लीकेबल है। बोरोइंग का मतलब लोन लेना, कॉस्ट का मतलब उसके लिए जो दिया उसमें इंटरेस्ट आ गया, कमिटमेंट चार्जेस आ गया, इंसिडेंटल इंश्योरेंस चार्जेस आ गए, प्रीमियम और डिस्काउंट आ गया। ट्रीटमेंट क्या होगा? खर्चा है पीएनएल में जाएगा, लेकिन क्वालिफाइंग एसेट के लिए बना है तो रेडी टू यूज या रेडी फॉर सेल में आने तक का सारा खर्चा उसकी कॉस्ट में जुड़ेगा। बड़ी सिंपल सी बात थी, ठीक है। क्वालिफाइंग एसेट वो होती है जिसको बनने में एक सब्सटेंशियल टाइम लगता है। अभी इस पर डिटेल डिस्कशन हमको नहीं करना था, ये तो एक जनरल क्लास है, ठीक है। सिंपल बोरोइंग दो तरह की होती है, जनरल और स्पेसिफिक। स्पेसिफिक बोरोइंग है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रेट हमें मालूम है कि उस असेट में कितने परसेंट वाला लोन लगा है। लेकिन अगर जनरल बोरोइंग है तो उस असेट में कितने परसेंट वाला लोन हमें मालूम, किस रेट वाला लगा है मालूम नहीं है। वो जनरल बोरोइंग थी, कुछ हर लोन में से कुछ कुछ पैसा लगा दिया, कितना लगाए वो भी नहीं मालूम, तो वो जनरल बोरोइंग थी। तो उसके केस में आपको, जनरल बोरोइंग्स के केस में आपको वेटेड एवरेज रेट निकालनी है, टोटल जनरल बोरोइंग का इंटरेस्ट लेना है, टोटल जनरल बोरोइंग से अमाउंट लेना है, डिवाइड करके इनटू 100 करके एक रेट आ जाएगी और उस रेट से चार्ज कर देना है। और कैपिटलाइजेशन पीरियड, जिस पीरियड का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है, जिस पीरियड की बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है, वो कैपिटलाइजेशन पीरियड कहलाता है। और जो कैपिटलाइजेशन पीरियड कहलाता है, तो कैपिटलाइजेशन कोई भी पीरियड होगा बेटा, दुनिया में कोई भी पीरियड हो उसकी एक शुरुआत डेट होती है, एक एंडिंग डेट होती है। पीरियड तो ऐसे ही होता है। तो स्टार्टिंग डेट क्या थी इस सवाल में? जून, सभी एसेट जून में शुरू हुई थी एक्सपांशन। और कब रेडी टू यूज हुई? कब रेडी टू यूज हुई? कोई दिसंबर में, कोई नवंबर में, कोई फरवरी में, और कुछ तो अभी तक रेडी टू यूज ही नहीं हुई। तो जब तक वो रेडी टू यूज नहीं होंगे आगे तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। पर हमारा अकाउंटिंग ईयर तो मार्च था, तो मार्च तक का लिया है हमने, अभी मार्च तक का ही लेंगे। जो असेट कॉर्पोरेट ऑफिस मान लो मार्च में भी इनकम्प्लीट था, वो अगले साल जुलाई में जाके कंप्लीट होता है, तो अगले साल में भी अप्रैल मई जून 3 महीने का इंटरेस्ट असेट की कॉस्ट में जुड़ेगा। जुलाई 1 की बात कर रहा हूं मैं, जुलाई बिगनिंग में, तो अगले साल भी 3 महीने का इंटरेस्ट उसमें असेट की कॉस्ट में जुड़ेगा और जुलाई वाला पीएनएल में जाएगा फिर, ठीक है। तो बेटा दिस इज नॉट ऑल अबाउट इन डेज 16, this is not all about Ind AS 16, this is just a basic concept clarity and general understanding of Ind AS 23. Ind AS 16 is again PPE, Ind AS 23, AS 16। वैसे AS और Ind AS नंबर जरूर बदले हैं, प्रोविजंस मोर और लेस सेम है उसके, पर इनके जो डिफरेंस है वो भी हम रेगुलर क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। तो बोरोइंग, आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा बच्चों? बोरोइंग कॉस्ट का जनरल अंडरस्टैंडिंग हमने समझा इंड एस में, उसमें क्या क्या शब्द यूज हुए हैं, शब्दावली, टर्मिनोलॉजी क्या क्या यूज हुई है, क्या ट्रीटमेंट था, तो पीएनएल में भेजना है और कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करना है तो कैपिटलाइजेशन पीरियड होता है। स्टार्टिंग को बोलते हैं कमेंसमेंट, एंडिंग को बोलते हैं सेसेशन। वर्ड्स याद रखने हैं। बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, ठीक है। और बोरोइंग कॉस्ट में अभी एक और चीज आती है, मैंने बताई नहीं, वो तो क्योंकि जनरल, आज की क्लास हमारी जनरल क्लास है। हाँ, इंटरेस्ट इज अ बोरोइंग कॉस्ट, जिसको फाइनेंस कॉस्ट कहा जाता है। डिस्काउंट ऑन इशू, रिडेम्पशन ऑन प्रीमियम इज अ बोरोइंग कॉस्ट। Incidental and ancillary costs are borrowing cost. Commitment charges are borrowing cost. सीधी बात है, बोरोइंग के रिलेटेड जो भी कॉस्ट है वो बोरोइंग कॉस्ट है यार, सीधी बात है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। सो स्टूडेंट्स, बस हमारा आज का ये लेक्चर बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग का लेक्चर था। आपको बोरोइंग कॉस्ट के बारे में बताना था, ये हमने बताया। सो ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। आपसे मिलते रहेंगे, स्पेशल क्लासेस के थ्रू आपसे मिलते रहेंगे, यूट्यूब पे के थ्रू आपसे मिलते रहेंगे, और रेगुलर क्लासेस के थ्रू आपसे मिलते रहेंगे। कई सारे सेशंस प्लान किए गए हैं आप बच्चों के बेनिफिट के लिए, और सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी, पूरी कोशिश की जाएगी बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी सेल्फ स्टडी। आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप पास होगे,
है कि नहीं? अच्छे से पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी पे भी कंसंट्रेट करो, और जो भी आपके लिए बन पड़ेगा डेफिनेटली यहाँ पर आपको मिलेगा। आपके डाउट्स कई सारे सेशंस जैसा कि मैंने कहा प्लान किए जाएंगे। सो वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गुड लक सबको, और मेहनत भी करो, और बाय बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट। ओके, यस, टाटा।